अच्छा, कल चोटियां याद करनी दी नहीं थी मैंने आपको, है ना? परसों दी थी ये चोटियां याद, और वो लिखवा ली थी मैंने, है ना? ठीक है, कल तो वो छोटी सी एक क्लास वैसे ही हुई थी अपनी, उस पर हम शॉर्ट में वापस चर्चा करके आज भौतिक प्रदेश का टॉपिक हम कोशिश करेंगे एक दिन में पूरा करने की। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, बच गया तो। सामान्य परिचय हो चुका है हमारा सारा। अब आते हैं भौतिक प्रदेश पर। इधर वाली टीम अभी आएगी, अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज चर्चा करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने भागों में बांटा गया इसको। तो राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 4। तो वो 4 भाग है कौन कौन से? झुंझुनू से झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर की सीमा, अजमेर, पाली की सीमा, फिर सिरोही। ये इधर वाला पार्ट है, ये नंबर 1 पर आता है थार का मरुस्थल। फिर ये बीच बीच का जो हिस्सा है ये आ जाता है कौन सा? अरावली पर्वतमाला। फिर जो कोटा संभाग था हमारा उसको बोलते हैं हाड़ौती का पठार। और जो बीच में बच गया इसको क्या बोलते हैं हम? कौरव का मैदान। तो पहली स्ट्रक्चर तो हमारे दिमाग में ये रहनी चाहिए कि जब हम भौतिक प्रदेश की बात कर रहे हैं, कहीं पर भी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे भारत हो, चाहे विश्व का कोई भी देश, कोई भी स्थान हो, भौतिक प्रदेश का विभाजन होगा तो एक क्या होगा उसमें? मरुस्थल। एक क्या होगा? मरुस्थल। एक क्या होगा? पर्वत। एक क्या होगा? मैदान। और एक पठार। ये 4 बातें होगी होगी। अगर नहीं होगी, मान लो कहीं मरुस्थल नहीं फैला हुआ है तो वहां पर 3 हो जाएगी। लेकिन भौतिक भाग होते हमेशा कितने हैं? 4। और खास बात है ये चारों के चारों हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। विशेषता क्या होती है? देखिए, छोटी सी एक बात करें हम अगर विशेषता किनकी, ऊंची ऊंची नुकीली चोटियां जो होती है वो क्या होते हैं? पर्वत। अगर यही पर्वत ऊपर से जाकर समतल हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे? पठार। इससे पर्वतों जैसी आकृति मिट्टी से बन जाए, रेतीली बालू मिट्टी से, तो वो क्या होगा? मरुस्थल। और फिर जो सीधा बन जाए वो क्या होता है? मैदान। तो ये 4 भाग होते हैं और खास बात है चारों राजस्थान में है। इनका निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या क्या कहानियां होती है, वो सारी हम एक एक भाग को लेकर चर्चा करेंगे। इनके निर्माण से संबंधित हम 2-4 बातें करते हैं। थोड़ी सी चर्चा हमने कल की थी, देखिए थोड़ा सा स्पीडली बता देता हूं आपको क्योंकि कल हम इसको कर चुके हैं। कार्बोनिफेरस युग में एक वैज्ञानिक वे थे वेगनर महोदय। कौन से? वेगनर। वेगनर महोदय का वर्गीकरण है ये। वेगनर महोदय ने कार्बोनिफेरस युग के समय कहा कि पूरी पृथ्वी पर 2 ही भाग थे, एक जल और एक स्थल। और जो जल भाग था वो पूरी पृथ्वी पर था, जो स्थल भाग था वो दक्षिणी ध्रुव के पास था। और स्थल भाग को नाम दिया क्या? पेंजिया। और जल भाग को नाम दिया पेंथालासा। फिर दूसरा युग आता है ट्रियासिक युग। कौन सा? ट्रियासिक युग। ट्रियासिक युग में आते आते पृथ्वी का जो स्थल भाग था वो 2 टुकड़ों में बंट गया। जो ऊपर था उसको नाम दे दिया अंगारालैंड, या इसी को बोला गया था लोरेंसिया। इसी को क्या बोला गया? लोरेंसिया। और जो दक्षिण भाग था उसको बोला गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में रह गया एक विशाल सागर। इसके बाद ट्रियासिक युग तक ये कहानी थी। इसमें क्या क्या कहानियां आएगी वो अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आगे वाला पार्ट करते हैं। टर्सरी युग। कौन सा युग? टर्सरी युग। टर्सरी युग में आते आते क्या हुआ? जो ट्रियासी काल में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये दोनों आपस में टकराए। टकराने से 3 स्थितियां पैदा होती है। कल मैंने बताया था टकराएंगे तो 3 कि सामने से टकराएंगे तो या तो दोनों वलन पड़ेगा, ऊपर की ओर बढ़ेंगे, या फिर दोनों नीचे की ओर, या फिर एक नीचे और एक ऊपर। 3 कंडीशन होती है। यहां पर क्या हो रही है? दोनों टकराए और दोनों ऊपर की ओर। तो जहां पर कभी तैतीस सागर था वहां पर टकराने से किसका निर्माण हुआ?
पर्वतों का, और वो स्थिति यहां पर बनती है। ये जो लाइनिंग मैंने की है कर्क रेखा से ऊपर की, थोड़ी सी कर्क रेखा नहीं, कर्क रेखा से थोड़ी सी ऊपर, यहां पर बनती है ये स्थिति जहां पर 33 सागर था। देखिए यहीं पर हमारा क्या बन गया, हिमालय पर्वत, विश्व का सबसे युवा पर्वत है। काकेशस पर्वत आ जाएगा, एटलस आ जाएगा, आल्पस आ जाएगा, नीचे एंडी जाएगा, यहाँ पर ऊपर रोकीज पर्वत, और वो तो ये यहाँ की बीच बीच की जो स्थितियां हैं कि हिमालय है, काकेशस है, आल्पस है, एटलस है, इनका निर्माण किससे हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मिलने से। अब वर्तमान में अंगारा लैंड का हिस्सा कौन सा और गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा है, ये पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और 33 सागर का हिस्सा कौन सा है, इससे ऊपर का जो भाग है वो सारा किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड। इस लाइन से नीचे है वो सारा गोंडवाना लैंड, तो हम नाम लिख देते हैं उनके भी। इधर उत्तरी अमेरिका किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का। ये ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का। इधर यूरोप जो है वो अंगारा लैंड का, इधर एशिया जो है वो अंगारा लैंड का। नीचे दक्षिणी अमेरिका किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। अफ्रीका गोंडवाना लैंड का, और अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का। ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का, और ये वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। अब बचा बीच का 33 सागर, तो यहां पर क्या बना, यहां पर विश्व के जितने पर्वत है, पर्वत भी है, पर्वतों से नदियां निकली, उससे क्या बन गए, मैदान बन गए। पर्वतों से नदियां निकली, नदियों में क्या आया, तलछट जमकर आया, पर्वत का ही हिस्से टूट टूट कर आए, और उससे किसका निर्माण हुआ, मैदान का। और मैदान का निर्माण हुआ, लेकिन कुछ स्थानों पर शुष्कता बढ़ी, तो महाद्वीपों के पूर्वी किनारों के पास यहां पर बन गए मरुस्थल। आप कभी देखना इसी रेखा के पास पास उत्तरी गोलार्ध में 20 से 30 डिग्री अक्षांश जो है, उत्तरी गोलार्ध में 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य ही सारे क्या बने हुए मरुस्थल स्थित है। तो यहाँ पर देखिए थार का मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, ये सहारा मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल, ये सारे के सारे इसी के पास में स्थित है। तो यहां पर बन गए मरुस्थल। बात कर लेते हैं हम राजस्थान वाली, क्योंकि हमारे काम की राजस्थान की बात है, तो राजस्थान वाले मैं यहीं पर लिख रहा हूं नाम कि राजस्थान का कौन सा भौतिक हिस्सा 33 सागर का भाग है। तो देखिए एक तो कौन सा है, थार का मरुस्थल जो है किसका हिस्सा है, 33 सागर का, और एक है पूर्व का मैदान, पूर्व का मैदान, ये दोनों किसके भाग है, 33। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा है हमारा, अरावली, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आता है, अरावली किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। और एक है हमारा हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, ये भी किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड। अरावली का निर्माण कौन से काल में हुआ था, तो ये काल भी याद रख लेना, प्री कैम्ब्रियन काल। अरावली का निर्माण किस काल में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली का निर्माण हुआ था। तो ये बेसिक बात होगी कि निर्माण कैसे हुआ बस। अब हम राजस्थान पर आ जाते हैं। बेसिक बता दिया, 4 भाग थे, हमने पहले नक्शे में कर लिए थे। अब सबसे पहले ये सारणी याद करना बहुत ही जरूरी होता है। सारणी में क्या है, चारों के बारे में बेसिक बेसिक सारी बातें आ जाती है, तो इसको मैं आपको यहीं पर बता रहा हूं। देखो सबसे पहले तो जिले, जिलों की बात करते हैं हम, तो प्रत्येक 4 भाग थे। मरुस्थल में कितने जिले, मैंने कल बताया था, मरुस्थल में जिले कितने हैं, 12। लेकिन मरु विकास परियोजना में कितने हैं, 16। मरु विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, 1977-78 में। मरु विकास परियोजना बोल देते हैं, या मरुस्थल रोकथाम परियोजना, नाम एक भी आ सकता है, मरु विकास रोकथाम परियोजना, यानी कि मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकने के लिए परियोजना स्टार्ट की गई थी। और कितने जिलों में की गई थी, तो 16 जिलों में। कब की गई थी, 77-78। अरावली कितने जिलों में, 13। मैदान कितनों में, 15। पठार 4 में। अब आप कहोगे इतने तो जिले ही नहीं है, जिले कितने हैं राजस्थान में, 33। ये तो 13 और 12 25 और 15 40 और 4 44।
कुछ जिले ऐसे भी है जिनमें मरुस्थल भी है, और अब झुंझुनू सीकर है, मरुस्थल है आधा, मरुस्थल और आधे में क्या है अरावली। तो इसी प्रकार बहुत सारे जिले ऐसे जिनमें दो दो भौतिक प्रदेशों की विशेषता पाई जाती है, इसलिए जिलों के आंकड़े ये होते हैं। एग्जाम में केवल ये आंकड़ा याद रख लेना, बाकी कोई नहीं पूछे जाते एग्जाम की दृष्टि से, केवल पहला। अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर में वो दो ये है, क्षेत्रफल और जनसंख्या। दो भागों में बांट दो, 50% जनसंख्या मरुस्थल और अरावली में, और 50% मैदान और पठार में। लेकिन ये 50% जनसंख्या रहते हैं, लेकिन क्षेत्रफल रखते हैं 70% ये, और वो 30%। अब देख लो कैसे कैसे विभाजन, देखो कितना मरुस्थल कितना क्षेत्र घेरता है 61, जनसंख्या कितनी है 40%। अरावली में तो 9-10 आंकड़ा है, अरावली का तो आंकड़ा ही 9-10 है। अरावली में कितना 9-10, क्षेत्रफल 9%, तो जनसंख्या 10%। मैदान में 23% क्षेत्रफल और जनसंख्या कितनी है 39। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर है मैदान में ही है, मैदान में लोग ज्यादा रहते हैं, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व मरुस्थल में कम रहते हैं। अब कई बार पेपर में आता है विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल। राजस्थान की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है थार के मरुस्थल का। लेकिन अगर विश्व की बात करेंगे तो विश्व में और जो मरुस्थल है उनमें लोग रहते ही नहीं है, बहुत ही कम रहते हैं। राजस्थान वाले मरुस्थल में लोग फिर भी रहते तो है। हम मरुस्थल में रह रहे हैं या नहीं रह रहे, मरुस्थली जिला ही है, गंगानगर हनुमानगढ़ किस में आता है मरुस्थल में आता है, और हम मरुस्थल में रह रहे हैं। केवल राजस्थान में ही, राजस्थान के लोग जो है मरुस्थल के अंदर रहते हैं, और उसी कारण विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल पूछ ले तो कौन सा होगा थार। विश्व की बात होगी तो सर्वाधिक होगा, लेकिन जब राजस्थान का विभाजन करेंगे तो सबसे कम। क्लियर है बात इतनी, ठीक है। और पठार में 7% क्षेत्रफल, 4% जनसंख्या, ये 11% जनसंख्या। ये दो इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं। अब आती है बात जलवायु की। जलवायु की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर बरसात कम होती है, और पूर्वी में क्या होती है अधिक। जहां बरसात कम होगी वहां शुष्कता भी, मौसम में आर्द्रता भी, नमी भी क्या होगी कम, जहां ज्यादा होगी वहां पर ज्यादा। तो इधर से अगर हम उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर जाए, ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे तो आर्द्रता बढ़ती जाएगी, बरसात बढ़ती जाएगी, नमी भी बढ़ती जाएगी, जलवायु में भी आर्द्रता बढ़ती जाएगी। देखो सबसे पहले क्या है शुष्क और अर्ध शुष्क। सबसे पहले कौन सी शुष्क, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक कौन सी है शुष्क, यानी कि जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर में कैसी जलवायु शुष्क। उसके बाद वाले जो जिले हैं वहां पर कैसी है थोड़ी सी बरसात बढ़ जाती है, 50 सेंटीमीटर तक पहुंचती है, तो कैसी आ गई अर्ध शुष्क। अरावली आई तो थोड़ी और बढ़ गई, तो उप आदर, कौन सी उप आदर। अरे तो ये अरावली आई तो उपादर, यहां पर शुष्क और अर्धशुष्कता, अरावली आई तो उपादर। और आगे गए तो मैदान में आदर, और झालावाड़ वाला क्षेत्र हड़ौती वाला जाते हैं तो और ज्यादा बरसात होती है, तो अति आदर। बरसात भी देख लो इधर 20 से 50, अरावली में और बढ़ गई, मैदान में और बढ़ गई, और पठार में और बढ़ गई। जैसे जैसे बरसात बढ़ती है वैसे वैसे आर्द्रता बढ़ती है, पहले शुष्क, अर्धशुष्क, उपादर, आदर और अति आदर। क्लियर है ये बात। राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश पाए जाएंगे, जलवायु कितने प्रदेश कितने पूछे तो 5, कितने हैं 5। मरुस्थल में 2 है, बाकी तीनों में एक एक है। मरुस्थल में शुष्क भी है और अर्धशुष्क 2 हो गए, अरावली में 1, मैदान में 1 और पठार में 1। हाल किधर है हमारे काम का नहीं है। यहाँ पर नदियां कौन कौन सी बहती है, जब हम अपवाद अंतर करेंगे तो नदियां अपने आप आ जाएगी। मरुस्थल में कौन सी है घग्गर और लूणी, अरावली में बनास है, जबकि यहाँ पर बनास, माही, चंबल और बाणगंगा नदियां रहेगी, और पठार में एक अकेली कौन सी रहेगी चंबली रहने वाली है। फिर मिट्टी की बात करें तो मरुस्थल में की मिट्टी कौन सी है रेतीली भूरी या रेतीली बलुई मिट्टी, अरावली में भूरी लाल कंकरीली, और मैदान में भूरी मिट्टी, और
हाड़ौती में काली मिट्टी। नहरों की बात करें तो मरुस्थल में इंदिरा गांधी और एक नहर और आती है गंग नहर। अरावली में कोई नहर नहीं है, हाड़ौती में भी कोई नहर नहीं है, और यहाँ पर भरतपुर और आगरा नहरें हैं। भरतपुर, आगरा और गुड़गांव, 3 नहरें आती है। भरतपुर, आगरा और एक कौन सी? गुड़गांव नहर। फसलें देखें तो देखो, जैसी भूमि होगी, जहां जैसी मिट्टी होगी वैसी फसलें। अब मरुस्थल में हम बोले कि हम गेहूं बोले, हमारे यहाँ पर तो फिर भी पानी आता है। अब जैसलमेर, बाड़मेर में जाकर आप कहो कि मैं गेहूं की खेती करूं, हो जाएगी क्या? चांस से नहीं है। पानी हो, चावल उगा लोगे क्या? नहीं उगेगा। तो जैसा वातावरण होगा, जैसी मिट्टी की प्रकृति, वैसी फसलें होगी हमेशा। तो अगर बाजरा कभी पूछे, इससे हमारे कृषि वाले टॉपिक भी अपने आप क्लियर हो जाते हैं कि मक्का कहां पर ज्यादा होगा, बाजरा और मक्का। ये बाजरा कहां पर ज्यादा होगा? मरुस्थल में बाजरा, अरावली में मक्का, दलहन तिलहन खाद्यान्न फसलें मैदान में होगी सारी। और वहां पर क्या होता है? कपास। हाड़ौती में कपास। काल कौन सा है? निर्मित। निर्मित वाली बात हमने की, काल वाली बात हमारे काम की नहीं है। काल वाली बात हमारे काम की नहीं, मत पढ़ना। ये अभी अभी हमने चर्चा की थी कि मरुस्थल और मैदान किससे बने हुए हैं? किसके अवशेष हैं? तैतीस सागर के। जबकि अरावली और पठार किसका था? गोंडवानालैंड। पढ़ी थी अभी बातें, नक्शे में बताया भी था वहां पर। तो वही बात यहाँ पर वापिस है। ये गंगा यमुना वाली बात आप छोड़ देना चाहिए। अब आते हैं एक एक प्रदेश पर, एक एक प्रदेश के ऊपर। 4 भाग थे। पहले सबसे पहले करेंगे हम मरुस्थल। सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? मरुस्थल का। मरुस्थल कहां कहां पर था हमें पता है? पूर्वी, ये पश्चिमी जिले, जो कौन से जिले थे? पश्चिमी जिले। अब पश्चिमी जिलों में देखते हैं हम कहां कहां पर। भारत की थोड़ी सी चर्चा हो गई यहाँ पर कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, और एक कहां पर है? पाकिस्तान। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, मरुस्थल की कहानी यहाँ पर समझ में आ जाएगी आपको। मान लो कि ये थार का मरुस्थल है। किसका मरुस्थल है? थार का। इसके 2 हिस्से कर दिए हमने। एक तो कौन सा? पाकिस्तान, और एक इसमें है पूरा जो थार का मरुस्थल है उसका 38% हिस्सा तो कहां पर है? पाकिस्तान में, और 62% हिस्सा कहां पर है? भारत में। क्लियर है बात? पाकिस्तान वाले को बोला जाता है चोलिस्तान। पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं? चोलिस्तान। जबकि भारत में इसको बोलते हैं थार या रुक्ष क्षेत्र। एक नाम और आ जाता है, हम हालांकि जानते किसके नाम से? हमेशा थार के नाम से इसको जानते हैं। भारत का ये 4 राज्यों में फैला हुआ है। एक तो किसमें? राजस्थान में, और बाकी पंजाब, हरियाणा और गुजरात। राजस्थान में लगभग, राजस्थान में ही है पूरे थार का लगभग 58 इसमें, और 4% इन 3 राज्यों में है। भारत में कितना था? 62। 62 के 2 टुकड़े कर दिए तो 58 तो राजस्थान में, और 4 इन 3 राज्यों में फैला हुआ है। यानी कि लगभग कहां पर है? राजस्थान में है। अब बात करते हैं राजस्थान का कितना हिस्सा घेरता है ये। तो अभी अभी हम पढ़कर आए थे 61। डिटेल में आंकड़ा करें तो 61.11। वैसे सीधा आंकड़ा आता है तो 61 याद रखना है। अभी हमने सारणी में पढ़ा था। तो ये इतनी बेसिक सी एक चर्चा थी हमारी। तो ये आंकड़ा बस वहां पर जितना करना था वो हमने इसमें डायग्राम में कर लिया। कितने जिले थे, क्या क्या कहानी थी? 12 जिले थे। कौन कौन से? ये सारी वही बात लिखी हुई है। कितना क्षेत्रफल कितना है ये आंकड़ा एक याद रख लेना, 1,75,000 है बस। राजस्थान में, भारत में कहीं पर भी पूछे थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल आ जाए तो आपको एक ही आंकड़ा याद रखना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्र कितने राजस्थान के कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? वो कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरता है राजस्थान का? 61%। 58 तो क्या था? पूरे थार का राजस्थान में कितना हिस्सा है? तो 58%। लेकिन राजस्थान का कितना हिस्सा घेर रहा है? तो 61। दोनों में इतना ही अंतर है कि थार का कितना हिस्सा राजस्थान में? तो 58। और राजस्थान का कितना हिस्सा थार घेर रहा है? तो 61। 3 नाम आते हैं यहां पर। मरु, मरु मिस मरुस्थल, मेरु मिस पर्वत, और माल मिस क्या होता है? पठार। मरुस्थल को 2 भागों में बांटते हैं हम, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क। अभी नक्शे में हम देख लेंगे कहां कहां पर क्या है। ये काम की बातें नहीं है हमारे। जो शुष्क मरुस्थल था
नक्शा देखता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए। नक्शे में आपको बता देता हूँ आगे का नक्शा है क्या। देखो अभी हमने यहाँ पर एक वर्गीकरण किया था। लगभग ये वर्गीकरण किया था, इससे इधर क्या था, मरुस्थल। ये जो वर्गीकरण है इससे इधर इधर वाला, यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का कुछ हिस्सा, बीकानेर का और कुछ, ये है 25 सेंटीमीटर। ये थार, मरुस्थल और अरावली के बीच है, ये कितने सेंटीमीटर है, 50। 25 और 50, 25 से इधर वाला पार्ट क्या कहलाता है, शुष्क। और इधर वाला नाम मैं बाहर लिख रहा हूं, इधर वाला कहलाता है अर्ध शुष्क। क्लियर है बात इतनी, कि मरुस्थल को दो हिस्सों में बांटा था, मैंने कहा था जलवायु के आधार पर बांटते हैं, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क जो है इसमें क्या है, बालू का स्तूप पाए जाते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और कुछ स्थान ऐसे जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। तो जहां पर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं बालू का स्तूप, शब्द ये आता है बालू का स्तूप युक्त। और जहां पर नहीं होता उसको बोलते हैं मुक्त। इनके कुछ स्थान ऐसा है जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, वो तो क्या कहलाएगा, मुक्त। और जहां पाए जाते हैं वो क्या कहलाएगा, युक्त। पहले हम बात कर लेते हैं मुक्त वाले की। मुक्त वाले में एक चीज पाई जाती है, लाठी सीरीज क्षेत्र या चट्टाने पाई जाएगी। लाठी श्री क्षेत्र क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, आगे लिखा हुआ आ जाएगा वहां पर और कर लेंगे। लाठी श्री क्षेत्र एक भूगर्भिक जल पट्टी है, यानी कि वहां पर धरातल के नीचे मीठे जल की एक नहर, माना जा रहा है कि प्राचीन काल में कभी एक सरस्वती नदी बहती थी, वो नदी आज भूमिगत होगी, भूमि के नीचे आज भी बह रही है, और वहां से हमें मीठा पानी मिलता है। और इसी लाठी श्री क्षेत्र में एक नलकूप लगा हुआ है जिसका नाम है चंदन नलकूप, जिसे बोला जाता है थार का घड़ा। तो वो इसी लाठी श्री क्षेत्र के अंदर है। और यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध घास है, और वो घास कौन सी है, सेवण घास, दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो ये दो पार्ट, जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है इसको हम 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। शुष्क को कितने भागों में बांटा था, तो बालू का स्तूप युक्त और मुक्त, जहां पर है वो युक्त है, जहां पर नहीं है वो क्या है, मुक्त। और मुक्त वाले में क्या था, लाठी श्रीज क्षेत्र। युक्त वाले में आएंगे कुछ बालू का स्तूप, जो हम अलग से पढ़ेंगे नाम देकर अभी सीधे सीधे। और जो अर्ध शुष्क है इसको 4 भागों में बांटेंगे। ऊपर वाला आ जाएगा गग्गर का मैदान, किसका, गग्गर का मैदान। यहाँ पर गग्गर नदी बहती है, गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है ना, वही है गग्गर का मैदान। फिर ये जो बीकानेर और चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है शेखावटी, शेखावटी प्रदेश, या इसको बोल देते हैं आंतरिक बेसिन। कौन सा, आंतरिक। नागौर और जोधपुर वाला क्षेत्र कहलाता है नागौरी उच्च भूमि, केवल नाम नाम। और नीचे जो रह गया उसको बोलते हैं लूणी बेसिन। और लूणी बेसिन का एक नाम और याद रख लेना, इसको बोला जाता है गौड़वाड़ प्रदेश। लूनी का भाव क्षेत्र क्या कहलाता है, गौड़वाड़। तो एक बार वापिस मरुस्थल की बात करते हैं हम। देखिए मरुस्थल को कितने भागों में बांटा हमने, 2। और कौन सी वर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है इसको, 25 सेंटीमीटर। मरुस्थल को 2 भागों में कौन सी वर्षा रेखा बांट रही है, तो 25 सेंटीमीटर। इससे इधर शुष्क और इधर अशुष्क। शुष्क को कितने भागों में बांट लिया हमने, फिर 2। कौन कौन से थे, बालू का स्तूप युक्त और मुक्त। क्लियर है इतनी बात। फिर जो अर्ध शुष्क था उसको कितने भागों में, 4। ऊपरी ऊपर कौन सा, गग्गर, कहां पर था, गंगानगर हनुमानगढ़। फिर कौन सा था, शेखावटी या आंतरिक बेसिन। कौन से जिले थे, नक्शा याद है तो अपने आप। फिर नागौर जोधपुर में कौन सा, क्या नाम दिया था, नागौरी उच्च भूमि। और उससे नीचे जो रह गए इधर वाले, वहां पर कौन सी नदी बहेगी, लूणी, तो उसको नाम दे देंगे लूणी बेसिन या गौड़वाड़ प्रदेश। क्लियर इतनी बात। अब हम वापिस वहीं पर जो मीटर लिखा हुआ था हमारा उसी पर जाते हैं। देखिए मरुस्थल को 2 भागों में बांटा था,
बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त। पहले हम चर्चा कर रहे हैं बालुका स्तूप युक्त की। युक्त के अंदर क्या आएगा? बालुका स्तूप। और 2-3 प्रकार के बालुका स्तूप हमें याद होने चाहिए। और बालुका स्तूप में एक बात और याद रखना, एक शब्द आ जाएगा आपके कहीं पर, राजस्थान मार्च या रेगिस्तान मार्च। राजस्थान मार्च या क्या रेगिस्तान मार्च, इसका अर्थ क्या होता है? मार्च में क्या होता है? मार्च का महीना। यहां पर जो मार्च है उसमें मार्च का महीना नहीं है, मार्च में होता है गति करना। मरुस्थल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसको बोलते हैं रेगिस्तान मार्च या राजस्थान मार्च। तो अब रेगिस्तान मार्च शब्द का अर्थ क्या होगा? बालुका स्तूप क्या होता है? एक जगह रुकते ही नहीं है। जब भी तेज हवाएं चलती है तो वो मिट्टी यहां से उठी और दूसरी जगह पर आकर रुक जाती है। तो वो जो एक जगह से मिट्टी उठकर दूसरी जगह जाकर रुकती है, वही चीज क्या कहलाती है? राजस्थान मार्च या फिर रेगिस्तान। इसका एक शब्द लिख देता हूं साथ में मैं, रेगिस्तान मार्च। अब बालुका स्तूपों पर चर्चा करते हैं। 3 प्रकार के बालुका स्तूप याद रखने हैं आपको। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य या सीप, बरखान, अर्धचंद्राकार, आगे वाले छोड़ दीजिए, 2 ही नाम, बरखान और अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। 3 ही नाम याद रखने आपको। बालुका स्तूपों के रूप बहुत है, लेकिन एग्जाम में ये 3 आते हैं। हमारे लेवल पर केवल 3 ही नाम ज्यादा काम किया हमारे। अनुप्रस्थ होगा हवा के समकोण दिशा में बनने वाला, ये शब्द याद रखना। हवा के समकोण, हवा के समकोण बनेगा, वो क्या बनेगा? अनुप्रस्थ। जबकि अनुदैर्ध्य, दैर्ध्य यानी कि धीरे धीरे, और दैर्ध्य होगा वो हवा के समांतर बनेगा, हवा की दिशा में, हवा की दिशा में। तो हवा की दिशा में बनता है, उसको अनुदैर्ध्य, या फिर एक शब्द और आ जाता है सीप। अभी जो सीटी का पेपर हुआ था उसमें अनुदैर्ध्य नहीं दिया था, शब्द क्या दे दिया था? सीप दे दिया था। हालांकि सीप आता नहीं, इसी बार आया था। हमेशा अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ आते हैं, ये 2 ही नाम सबसे ज्यादा आते हैं। और तीसरा क्या आता है कि जो अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप होते हैं या जो विनाशकारी होते हैं, क्या होते हैं? विनाशकारी, उनको क्या कहते हैं? तो ये नाम आता है एग्जाम में, कौन सा? बरखान। कौन सा नाम आएगा? बरखान। 3 नाम अच्छे से याद रख लेना। कहां पर पाए जाते हैं ये हमारे काम की बात नहीं है, यानी कि इसके नीचे कहां पर है, कोई जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये बातें छोड़ देना। हमें पता है मरुस्थल है तो मरुस्थल में पाए जाएंगे, इतनी बात क्लियर है। और अर्ध शुष्क, ये शुष्क प्रदेश में थे तो शुष्क कहां पर था? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, मोस्टली यहीं पर होंगे। थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। ये कुछ बालुका स्तूपों के नाम और है, हमारे काम के नहीं है। मैंने पहले कहा था बीएसटीसी पीटीटी के अंदर ये वाला पार्ट मत, यानी कि ऊपर ऊपर की बात आती है तो पहले 3 अच्छे से याद रख लेना बस। उसके बाद आता है बालुका स्तूप मुक्त। मुक्त के अंदर बस कहां पर था? जैसलमेर, बाड़मेर में मुख्य रूप से, थोड़ा बहुत हिस्सा जोधपुर में भी था। मुख्य रूप से कहा था? जैसलमेर, बाड़मेर। जहां बालुका स्तूप नहीं है, बालुका स्तूप नहीं है तो क्या हो सकता है? कुछ अलग बात होगी। यहां पर क्या पाई जाएगी? चट्टाने। क्या होंगे? सेल समूह। क्या होंगे? सेल समूह। और यहां पर एक शब्द दे दिया यहाँ उन्होंने, कौन से सेल समूह है? चट्टाने कितनी प्रकार की होती है? 3, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय, अवसादी, अवसादी को परतदार भी बोलते हैं, और कायांतरित। आग्नेय चट्टाने किससे बनती है? ज्वालामुखी के उद्गार से। ज्वालामुखी जब शांत होता है तो कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टाने। जब बहुत लंबे समय से नाभिकीय संलयन या संचयन या भूस्खलन की जो क्रियाएं होती है, आपने सुना होगा कि उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भूस्खलन होते हैं, पर बड़े बड़े पर्वत टूटकर नीचे गिरते हैं और बहुत सारी चीजें नीचे दब जाती है। हर साल ऐसा होता है। तो पहले साल दबी, फिर दूसरे साल आई तो एक परत, फिर तीसरे साल आई तो एक परत, फिर एक परत। ऐसी प्रक्रिया लंबे सालों तक चलती रहती है। तो उसमें क्या बन जाती है? परतें। वो जो चट्टाने बनेगी वो क्या होगी? अवसाद जमा हुआ था, इसलिए उनको नाम क्या दे दिया? अवसादी। परतें हर साल एक एक परत बन रही, इसलिए उसको क्या नाम देते हैं? परतदार। इसमें क्या होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? अंदर दब जाते हैं। कई जगह खाली जगह रहती है, वहां पर क्या भर जाती है? गैसें भर जाती है, और कुछ का पेट्रोलियम भी बन जाता है। तो जहां पर भी अवसादी चट्टान होगी, पूरे भारत में कहीं पर ये शब्द आ जाए अवसादी चट्टान, वहां पर 3 चीजें मिलेगी आपको। 3 चीजें पक्का मिलेगी, ध्यान रखना। क्या क्या चीजें मिलेगी अब वो देखो। जहां पर भी अवसादी सेल समय हो, क्या मिलेगा? एक तो कोयला, क्योंकि
अवसाद जम रहे हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो नीचे दब रहे हैं, तो वो बहुत लंबी प्रक्रिया में तो पेड़ पौधों से क्या बनेगा, कोयला। जो खाली जगह रहेगी वहां पर गैसें भर जाएगी, तो वहां पर क्या मिलेगी, प्राकृतिक गैस। और इनके साथ ही हमेशा क्या मिल जाता है, पेट्रोलियम। अब देखो मैंने अभी एक शब्द बोला था कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहां पर है, जैसलमेर बाड़मेर। अब जैसलमेर बाड़मेर की बात करें, प्राकृतिक गैस के भंडार कहां पर मिले हमें, घोटारू, घोटारू, सिंधारी, ऐसे तेल ये गैस के कुएं खोजे गए कहां पर, जैसलमेर में। जैसलमेर में क्या मिली हमें, प्राकृतिक गैस। अभी हम रिफाइनरी लगा रहे, पेट्रोलियम मिला हमें, अभी रिफाइनरी लगा रहे हैं हम कहां पर, बाड़मेर में, पंचभद्रा बाड़मेर में। भारत की तो 26वीं, लेकिन राजस्थान की पहली पेट्रोलियम की रिफाइनरी लग चुकी है, कार्य चल चुका है, वहां पर पेट्रोल का उत्पादन भी प्रारंभ हो चुका है, जो राजस्थान की पहली रिफाइनरी है। तो कहां पर लगी, बाड़मेर में। यहीं पर लिग्नाइट कोयला, कोयले का रूप होते हैं, 4 रूप होते हैं कोयले के, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। तो यहाँ पर लिग्नाइट कोयले के भंडार, अवसादी चट्टाने, तो क्या मिल गया, कोयला भी मिल गया, प्राकृतिक गैस भी मिल गई और पेट्रोलियम भी मिल गया। तो ये बात याद रखना, जहां पर ये चीजें मिल रही है वहां पर समझ जाना अवसादी चट्टाने, या जहां पर अवसादी चट्टाने शब्द आ जाए वहां पर समझ जाना ये तीनों चीजें मिलेगी। तो ऐसा हमारे जैसलमेर बाड़मेर में, तो वहां पर ये चीजें हमें प्राप्त हो रही है। एक यहाँ पर एक नाम और पढ़ा था, ये देखिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार थे। एक नाम हमने पढ़ा था यहाँ पर ही, क्या है, लाठी सीरीज क्षेत्र। और लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है, भूगर्भिक मीठे जल की पट्टी, जिसकी जानकारी हमें 2007 में मिली थी। ये मोहनगढ़ से पोखरण जैसलमेर में फैली हुई है। और यहाँ पर कौन सी घास मुख्य रूप से सेवन है, उसके अलावा धामन, करड़, मुरड़, अंजन, तरड़गम, ऐसी घासें यहाँ से प्राप्त होती है, जो पशु उनको बड़े चाव से खाते हैं। मुख्य रूप से कौन सी घास है यहाँ पर, सेवन घास है, जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश था वहां की बात है ये। यहाँ पर एक दो चीजें और है, वुड फोसिस पार्क है, कहां पर है, ये भी आकल गांव में। कहां पर है, आकल गांव, इसलिए इसका नाम ही हो गया आकल वुड फोसिस पार्क, यानी कि बहुत पुराने यहाँ पर जीवाश्म के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। कैक्टस पार्क की स्थापना की गई कुलधरा गांव जैसलमेर में। यहीं पर एक नलकूप है, कौन सा, चंदन, अभी अभी बताया था, उसको क्या बोलते हैं हम, थार का घड़ा। यहाँ पर एक कुआ भी है, कौन सा, बटाड़ू का कुआ, जिसे बोला जाता है रेगिस्तान का जल महल। तो शब्दावली, सम जो पुरंत वनस्पति, पीवना, यहाँ पर पाया जाने वाला प्रसिद्ध सांप कौन सा है, विशेला सर्प कौन सा है, पीवना, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मनुष्य के, सोते हुए मनुष्य की सीने पर बैठकर उसके सारे सांस पी जाता है, इसलिए इसका नाम ही क्या हो गया, पीवना। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, पीवना सांप अगर आपको डस जाए तो पानी नहीं मांगते, कोबरा से भी ज्यादा जहरीला माना गया इसको। पलाया झीलें, वर्षा काल में बालूका स्तूपों के बीच में जो नीचा स्थान होता है वहां पर कुछ पानी भर जाता है, थोड़े समय बाद वो सूख जाता है, तो वो अस्थायी झील बनी। क्या बनी, अस्थायी झील, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पलाया झीलें। मरुस्थल का नामकरण, ये हमारे काम की बातें, मरुस्थल का नामकरण छोड़िए, चलो नहीं आएगा हमारे। अब बात कर लेते हैं हम सीधी किस पर, अरावली पर चर्चा। मरुस्थल की हमने, अच्छा अरावली नहीं, अभी इसमें लिखने वाले में और रह गया अभी। अर्धशुष्क को हमने, मैंने कहा था कितने भागों में बांटेंगे हम, 4। नाम ही बता रहा हूं, कौन सा, पहला कौन सा था, गग्गर बेसिन। गग्गर बेसिन कहां पर था, गंगानगर हनुमानगढ़ में, जिसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। दूसरा पार्ट था आंतरिक बेसिन या शेखावटी बेसिन, या इसी को बोलते हैं बागड़ प्रदेश। तीसरा था नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि में पाई जाती है कुब्बड़ पट्टी, ये नहीं नाम, कुब्बड़ पट्टी। इसी का एक नाम आजकल परिचित आ रहा है, बांका पट्टी। बांका पट्टी के रूप में इसका एक नाम बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा है, कुब्बड़ पट्टी, या इसी को क्या बोलते हैं, बांका पट्टी के नाम से भी इसको जाना जा रहा है। क्योंकि इससे क्या होता है, दांतों में पीलापन और हड्डियों में टेढ़ापन। हड्डियां टेढ़ी होगी तो व्यक्ति कैसे हो जाएंगे, ऐसे जैसे आजकल मैं चल रहा हूं, कमर में दर्द है तो कैसे चल रहा हूं, बांका हो गया, तो बांका पट्टी बोल देते हैं। और दांतों में क्या आता है, पीलापन। तो ये रोग होते हैं, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी में फ्लोराइड की मात्रा क्या है, अधिक है, जिससे फ्लोरोसिस रोग होता है, और उसमें दांतों का पीलापन और हड्डियों का टेढ़ापन।
3 ये थी, चौथा था हमारा लूनी बेसिन या गोडवाड़ क्षेत्र। बस ये नाम नाम याद रखने थे हमें। फिर आ जाता है हमारा कौन सा पार्ट, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश में देखिए, अरावली शब्द का अर्थ होता है चोटियों की पंक्ति, और यहाँ पर बहुत सारी चोटियां है, हमने लिखी थी पहले और याद भी की थी, और आज हम एक बार वापस। अरावली को, ये अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरब सागर जो उसको क्या कहते हैं, अरावली का पिता क्यों कहते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट नक्शे के अंदर। और इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। हम अरावली जो हमारी पढ़ते हैं वो यहां पर पढ़ते हैं हम। इधर आगे दिल्ली तक है और इधर गुजरात तक, इधर गुजरात तक। गुजरात में एक स्थान है खेड़ बर्मा, अभी नाम नाम लिख लेंगे हम। यहां से गुजरात के कौन से स्थान से, खेड़ बर्मा से पालनपुर एक स्थान कई बार आ जाता है, पालनपुर। गुजरात के खेड़ बर्मा के पालनपुर नामक स्थान से अरावली का प्रारंभ होती है और आगे जाती कहां तक है, रायसीन हिल्स दिल्ली तक। रायसीन हिल्स दिल्ली तक जाती है ये, लेकिन वास्तव में ये तो भूमि के ऊपर ऊपर रूप है, धरातल के अंदर भी तो है अरावली, और धरातल के अंदर जो इसका रूप है वो अरब सागर से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है ये, अरब सागर में, लेकिन धरातल से बाहर यहां पर निकलते हैं, इसलिए इसका विस्तार यहां से लेकर यहां तक ही पड़ते हैं, और ये विस्तार है इसका 692 किलोमीटर टोटल, खेड़ बर्मा से रायसीन हिल्स तक इसका विस्तार 692 किलोमीटर। हम यही पढ़ते हैं, लेकिन इसका कुछ रूप धरातल के अंदर, और वो कहां तक है, अरब सागर, इसीलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। राजस्थान में इसका विस्तार प्रारंभ होता है कहां से, सिरोही से, कहां तक है, खेतड़ी झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 550, जो टोटल लंबाई का कितना प्रतिशत है, 80%। और इसकी ऊंचाई जो है राजस्थान में, औसत ऊंचाई जो है वो इसकी 930 मीटर है, पूरी अरावली की औसत ऊंचाई। और इसका विस्तार हमें दिखाई दे रहा है कौन सी दिशा में है, हम उत्तर में जाएंगे अरावली पतली होती जाएगी, जैसे जैसे हम दक्षिण में जाते हैं अरावली की चौड़ाई भी बढ़ती जाएगी और ऊंचाई भी, यानी कि इस साइड में जाएंगे तो अरावली की चौड़ाई भी अधिक और ऊंचाई भी अधिक, लेकिन उत्तर पूर्व में जाएंगे तो अरावली की चौड़ाई भी कम होगी और ऊंचाई भी कम। इसलिए जब भी इसका विस्तार पूछे तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, विस्तार पूछ ले तो, लेकिन ये पूछ ले अरावली की ऊंचाई और चौड़ाई किस दिशा में बढ़ती है, तो मैंने कहा था ये दिशा ऊंचाई भी अधिक है और चौड़ाई भी अधिक है, जबकि इधर चौड़ाई भी कम है और ऊंचाई भी कम है। तो किस दिशा में बढ़ रही है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो इसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी और इसकी ऊंचाई भी बढ़ेगी। ये बातें यहां पर दी हुई है। अभी हमने कहा था खेड़ बर्मा पालनपुर से रायसीन हिल्स दिल्ली तक है, कुल लंबाई 692 है। राजस्थान में इसकी लंबाई 580 और राजस्थान में इसके कुल टोटल का कितना विस्तार है, 80 है। और इसका सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, जबकि सबसे कम विस्तार कहां पर है, अजमेर में। सिरोही से प्रारंभ होती है, खेतड़ी झुंझुनू तक चलती है। और 13 जिलों में, कितने जिलों में, 13 जिलों में, जिले नक्शे में हमने किए थे सारे लगभग वही आएंगे। और इसकी धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है, 930। निर्माण किससे हुआ था, गोंडवाना लैंड से, ये बातें हम कर चुके हैं पहले। इसका विस्तार, अरावली की चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में बढ़ती है, अभी यही बात की थी मैंने, चौड़ाई और ऊंचाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो चौड़ाई भी बढ़ेगी और ऊंचाई भी बढ़ेगी। लेकिन जबकि अरावली का विस्तार शब्द आ जाए तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये बातें हमने अभी अभी नक्शे में की थी, वही बातें वापस आ गई बस। अब अरावली में हमें पढ़ना क्या है, देखो एक बार नक्शा वापस करता हूं मैं, नए नक्शे में देखिए, देखो ये वाला हिस्सा हमने किया था अरावली का, कि राजस्थान में अरावली इस प्रकार फैली हुई है, लगभग ऐसी है राजस्थान में अरावली। अब राजस्थान में हम अरावली करते हैं तो अजमेर जो है वो इसका मध्य वाला हिस्सा है, 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं अरावली को हम। अजमेर को बोलते हैं मध्य अरावली, कल हमने चर्चा भी की थी। इससे ऊपर वाली कहलाती है
उत्तरी, और नीचे वाली कहलाती है दक्षिण अरावली। क्लियर है बात? ऊपर उत्तरी, बीच में मध्य, मध्य में क्या है? अजमेर, और नीचे क्या है? दक्षिण। सीधा सा विस्तार। अगर विभाजन करना है तो अजमेर को मध्य में रख दो, इससे ऊपर वाला पूरा पार्ट उत्तरी और इससे नीचे वाला पूरा पार्ट क्या है? दक्षिणी। और हमने चोटियां भी इसी प्रकार याद की थी, दक्षिण अरावली की, उत्तरी अरावली की और मध्य अरावली की चोटियां भी हमने इसी प्रकार पढ़ी थी। अब अरावली में हमें क्या पढ़ने होते हैं? एक तो चोटियां पढ़नी होती है। अरावली में तीन ही बातें पढ़नी है। एक तो सामान्य परिचय हमने देख लिया अरावली का विस्तार के बारे में, उसके बाद तीन बातें। एक तो अरावली में क्या आएगी? ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां। दूसरे आएंगे अरावली में कुछ पठार, दो चार पठार आते हैं, कुछ पठार। तो एक तो चोटियां पढ़ेंगे जो हमने कल पढ़ चुके हैं, याद करिए, एक बार रिपीट हो जाएगी। एक हम पढ़ेंगे इसके पठार और एक हम पढ़ेंगे इसके दर्रे, और दर्रों को यहां पर क्या बोलते हैं? नाल। दर्रों को क्या बोलते हैं? नाल। तो तीन चीजें अरावली में पढ़नी है। पहले हम दर्रों की बात कर लेते हैं, छोटी छोटी, थोड़े थोड़े याद करने हैं। दो चार दर्रे यहां पर ज्यादा लिखे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं टोटल अरावली में कुल दर्रे कितने हैं? 52। अरावली में टोटल दर्रे कितने हैं? 52 दर्रे हैं। हमें 52 नहीं, उदयपुर में देखो, उदयपुर के दर्रों को याद करने के लिए केवड़ा, केवड़ा या केलवा के फूल सोमवार को उदयपुर में देने चाहिए। केवड़ा या केलवा के फूल सोमवार को उदयपुर में देने चाहिए। इसमें सारे उदयपुर के दर्रे आ जाएंगे। केवड़ा और केलवा की नाल, केवड़ा और केलवा की नाल, फूल से फुलवारी की नाल, सोमवार से सोमेश्वर की, और देने से देवारी की नाल, और उदयपुर से कहां के दर्रे? ये उदयपुर के। तो केवड़ा या केलवा के फूल सोमवार को उदयपुर में देने चाहिए। इसमें कौन से दर्रे आगे? सारे के सारे उदयपुर के। छोटे छोटे देखिए, राजसमंद, चिलवा की नाल या पगलिया की नाल कहां पर है? राजसमंद में, बस। और एक हल्दी घाट या दिवेर घाट। पाली में पाला हुआ हाथी कान के नीचे दे तो बरनाल लगानी पड़ती है। क्या है? पाला हुआ हाथी कान के नीचे दे तो क्या लगानी पड़ेगी? बरनाल। जानते हो बरनाल? जो पट्टी लगाते हैं हम, आजकल तो उसके नाम और आगे, बस कोई चोट लग जाती है तो बैंडेड जो लगाते हैं, पहले बैंडेड नाम नहीं आता था, एक ही नाम आता था, चोट लग गई किसी प्रकार की बरनाल लगा लो। तो बस पाला हुआ हाथी कान के नीचे दे तो क्या लगानी है? बरनाल। पाला से याद रखोगे पाली, हाथी से याद रखोगे हाथी गुहा, नाल दे से याद रखोगे सूरी, और बरनाल से याद रखोगे बरनाल। फिर अजमेर के शिव सुरा अरकर, शिव सुरा अरकर स्वरूप में आते हैं और फिर उदब पीपली बजाते हैं। छोटी सी ट्रिक है, शिव सुरा अरकर लिख देता हूं यहां पर मैं, शिव सुरा अरकर स्वरूप में आते हैं और उदब पीपली बजाते हैं। शिव सुरा अरकर स्वरूप में आते हैं और उदब पीपली बजाते हैं। देखो, शिव से शिवपुरा, सुरा से सुरा घाट, अर से अरनिया, कर से कछवाली, स्वरूप से स्वरूपा, उदब से उदबारी, पीपली से पीपली और पै से पाखरिया घाट। ये सारे के सारे कहां पर है? अजमेर। कहां पर है? अरावली में सबसे ज्यादा दर्रे पूछ ले तो कहां पर है? अजमेर में ही है। सर्वाधिक दर्रे कहां किए थे हमने? अजमेर में ही है। अब अरावली की चोटियां, दर्रे तो हम कर चुके थे पहले भी, ये दर्रे हो गए, चोटियां तो हम पहले कर चुके हैं, तो स्पीडली हम चोटियों की एक बार वापस चर्चा
कर लेते हैं, स्पीडली चर्चा करते हैं हम। देखो अभी जो भी आए जल्दी से बैठ जाइए। चोटियों की अगर हम चर्चा करें तो कल हमने चर्चा की थी, गुरु से दिल जरा आस करके, गुरु से दिल जरा आस करके रखो बेबी, गो माता ने नाग से कहा। ये पूरी ट्रिक थी, जिसमें से गुरु से दिल जरा आस करके, इसमें आ गई थी किसकी, दक्षिण अरावली। गुरु से गुरु शिखर 1722, शेर 1597, दिलवाड़ा 1442। ऊपर वाली तीनों की तीनों चोटियां कहां पर है, सिरोही में। गुरु से दिल, जरा, जरा से जरगा 1431, और उदयपुर की सबसे, या सिरोही से बाहर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जरगा ही है। गुरु से दिल जरा, आ से अचलगढ़ और आबू, अचलगढ़ और आबू, अचलगढ़ 1380, आबू 1295। करने से कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ 1224। यहां तक हमने किया था। दो चोटियां और आ गई, तो कुंभलगढ़ में दो डांगर बढ़ गए, कुंभलगढ़ में दो डांगर आ गए। कौन से डांगर, एक धोलिया और एक जेलिया, धोलिया डूंगर और जेलिया डूंगर। ये तो दक्षिण अरावली की इतनी चोटियां याद रख लीजिए। मैंने कहा था 70 चोटियां, लेकिन हमने की थी 16-17 चोटी, वही वापस कर रहे हैं रिपीट में हम। ये बाकी छोड़ रहा हूं मैं, नहीं पढ़नी दक्षिण अरावली की चोटियां। हाँ पीपीटी आपको मिल जाएगी, अगर आप पढ़ना चाहो तो वो आपकी इच्छा है। दक्षिण अरावली पहले पूरी करते हैं। दक्षिण अरावली की चोटी होगी। अब दक्षिण अरावली में ही पठार पे है, जितने भी पठार है अरावली के, मोस्टली दक्षिण अरावली में। देखो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का, गुरु शिखर के पास है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ऊंचाई है 1360 मीटर। ऊंचाई कितनी है, 1360। दूसरा सबसे ऊंचा पठार है कौन सा, आबू का, दोनों सिरोही में, उड़िया भी सिरोही में और आबू भी सिरोही। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी कहां पर, सिरोही में, और ऊंचा पठार भी कहां पर, सिरोही में। अब आता है भोराट का पठार। कौन सा पठार है, भोराट का पठार। और भोराट का पठार जो है वो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम में। और लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पास, लसाड़िया का पठार कहां पर है, जयसमंद झील। और मेसा के पठार पर क्या स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये तो इसके थे कुछ 2-3 पठार और है जो इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, भोराट, बहुत बार आता है एग्जाम में। फिर मानदेसरा छोड़ दीजिए। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट जो है सबसे, वो है ऊपरमाल का पठार, जो बिजोलिया भीलवाड़ा से बेंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। बिजोलिया भीलवाड़ा से बेंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ ये पठार। गिरवा क्या है, उदयपुर के पास पाए जाने वाले तस्त्री नुमा पर्वत। भाकर सिरोही में तिरुवर ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां। देशहरो उदयपुर के पास वर्ष भर हरा भरा रहने वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, देशहरो। मगरा क्षेत्र उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी, यानी कि ये उदयपुर है अगर ऑस्ट्रेलिया जैसा, तो इसका ये वाला जो क्षेत्र है सिरोही पाली, पाली को टच करने वाला, वो क्या कहलाता है, ये मगरा क्षेत्र। तो इसमें मैंने कहा 2-3 बातें जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपरमाल, हाड़ौती, ये दो इंपॉर्टेंट है। देशहरो और गिरवा ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कई बार। दक्षिण अरावली में इतनी बात। मध्य में कहा था, गो माता ने नाग से कहा। गो से गौरम जी, मैं से मराई जी या टोडगढ़, ता से माता से ता से तारागढ़ या बीठड़ी, और एक नाग पहाड़। की थी कल ये बातें हमने, बस वही 4 चोटियां, बाकी बातें छोड़ दीजिए। उत्तरी रावली, उत्तरी रावली की चोटियों में रखो, रे से रघुनाथगढ़, और है से रघु हर्ष से खेत गया। 3 चोटियां की थी हमने, रघु हर्ष से खेत गया, रघुनाथगढ़, हर्ष की पहाड़ी और माल खेत। तीनों की तीनों कहां पर है, सीकर में। झुंझुनू की हमने कोई की नहीं थी। फिर हमने की थी खो, जयपुर में 920, और फिर की थी बेराट 704। बस इतनी चोटियां याद रखने। इसमें देखिए चोटियां कुछ एक्स्ट्रा लिखी हुई होगी, वो आपको छोड़नी है। हाँ एक और याद रखनी, सुंदा या सुंदा माता की पहाड़ी। इसकी खास बात यह है कि ये अरावली से बाहर, अरावली से बाहर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली से बाहर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
सुंडा या सुंदा माता जो कहां पर है, जालोर में। जालोर याद रख लीजिए, सीधा एग्जाम में यही आने वाला है, जालोर में। बाकी छोटे छोटे पर्वत है। ग्रेनाइट पर्वत कहां पर है, ग्रेनाइट पर्वत या नाकोड़ा पर्वत, बाड़मेर। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में, जबकि 56 का मैदान आएगा तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान के ऊपर देखिए छोटी सी चर्चा करते हैं हम। ये मैदान पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इधर कर देंगे इसको। ये हिस्सा है पूर्वी मैदान का, दिखाई दे रहा है, ये पूर्वी मैदान का हिस्सा था। थोड़ा सा जूम और कर देते हैं इसको, अब क्लियर दिखाई देगा। ऊपर बाणगंगा नदी बहती है, इसलिए इससे ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, बाणगंगा का मैदान। इधर चंबल बहती है, इसलिए इधर वाला हिस्सा चंबल का मैदान। कल भी मैंने एक शॉर्ट में चर्चा की थी। और नीचे वाला जो हिस्सा है डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रताप उदयपुर वाला, ये कहलाता है माही का मैदान। और ये जो बीच वाला रह गया, इसको पूरे को कहेंगे हम बनास का मैदान। इसको पूरे को क्या कहेंगे, बनास का मैदान। बनास के मैदान को दो हिस्सों में बांटा जाता है। भीलवाड़ा से ऊपर ऊपर वाला कहलाता है मालपुरा करौली बेसिन, और इधर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, मेवाड़ का मैदान। काफी छोटा करके आपको। अब एग्जाम में क्या होता है दिक्कत, कि यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यहां से मैदान से, बाकी बातें नहीं, बस इतनी बेसिक बात इतनी। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, माही का मैदान राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। तो किस भौतिक प्रदेश का, अरावली का, हड़ौती का, मरुस्थल का या मैदान का। जब किसी नदी का मैदान आ जाए, मोस्टली इन चारों में से आता है। और सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे बनास नदी किस भौतिक प्रदेश में आती है, तो हम बनास को अरावली में भी पढ़ते हैं और पूर्व के मैदान में भी। लेकिन जब नाम आए बनास का मैदान, तो किस में आएगा, पूर्वी मैदान। चंबल हम हड़ौती में पढ़ते हैं, लेकिन जब नाम आ जाए चंबल का मैदान, तो किस में आएगा, पूर्वी मैदान में। नदी का नाम देकर मैदान पूछा जाता है तो मोस्टली आंसर होगा उसका पूर्वी मैदान। हाँ, लूणी का मैदान या गग्गर का मैदान पूछ ले तो पूर्वी मतलब लिख देना। लूणी कहां पर है, मरुस्थल में। गग्गर कहां पर है, मरुस्थल में। तो वो दो इधर है, बाकी किसी नदी का नाम आ जाए, मोस्टली ये चारों में से आते हैं। और इसमें भी कौन कौन से आते हैं, माही और बनास, ये दो सबसे ज्यादा आते हैं, पहले बता रहा हूं। और माही क्यों पूछते हैं, क्योंकि नाम आता है पूर्व का मैदान, और है ये कहां पर, राजस्थान के दक्षिण हिस्से में। और हम सोचते हैं कि पूर्व का मैदान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नदी कहां पर है, दक्षिण में है, इसीलिए गलती करेंगे। और ये जिले भी पूछ लेते हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में आते हैं, तो ये पूर्व के मैदान का ही हिस्सा है। क्लियर है, इतनी बात है। और ये वाला हड़ौती का पठार है, इसकी भी हम अभी चर्चा कर लेते हैं। देखो, एक कौन सा था, बाणगंगा बेसिन। दूसरा बनास, बनास में एक मालपुरा करौली और एक मेवाड़। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, खसखस। कहां पर उत्पादन होती है, ये इसमें दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, लिख देता हूं मैं, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर। सुगंधित घास है ये, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आती है खस घास, तो बनास के मैदान में पाई जाती है। फिर तीसरा चंबल का मैदान था, और चंबल के मैदान में पाए जाते हैं बीहड़ भूमि, उत्कात भूमि, बेडलैंड भूमि। और ऐसी भूमि शुरुआती कहां पर है, धौलपुर में। इसी भूमि को करौली में डांग कहते हैं, और करौली को कहते हैं डांग की रानी। डांग वो नहीं है कहीं आप डांग निकाल कर खड़े हो जाओ, डांग की रानी करौली, डांग का राजा धौलपुर, लेकिन ये डांग क्षेत्र है। और माही का मैदान में 56 बेसिन प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में। वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र कहां पर, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगर इस पर बिंदी लग जाती तो शेखावटी वाला, बिंदी लग जाती तो शेखावटी वाला, कांठल प्रतापगढ़ वाला।
ये पूर्व का मैदान हुआ। अब आते हैं हाड़ौती के मैदान में। दक्षिणी पूर्वी पठार है, कोटा बूंदी बारां झालावाड़ में फैला हुआ है। किससे निर्मित है? विंध्यन क्रम से। इसके दो ही हिस्से हैं, नक्शे में बता देता हूं सीधा सीधा। देखो इससे नीचे क्या था? हाड़ौती का पठार, बूंदी कोटा बारां और झालावाड़। बूंदी कोटा वाला हिस्सा, थोड़ा सा झालावाड़, इसका जो ये वाला पार्ट है इसको कहा जाता है विंध्यन कगार। और जो नीचे वाला है बारां झालावाड़ वाला, इसको बोलते हैं दक्कन ट्रेप। तो हाड़ौती का जो पठार है उसके दो हिस्से, विंध्यन कगार और दक्कन ट्रेप। विंध्यन कगार क्या है? यहाँ पर नीचा क्षेत्र है, कगार का अर्थ होता है नीचा भाग। यहाँ अरावली ऊपर, इधर विंध्याचल पर्वत है, बीच का नीचा सितारा आ गया विंध्यन कगार। और ये है दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप आ जाए या दक्कन ट्रेप, ढक्कन मत लिख देना बस, दक्कन ट्रेप। तो ये इसका हमारा हो जाता है हाड़ौती का पठार। इसके दो तीन हिस्से और हैं, यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूं। यहाँ पर क्या है? बूंदी, इसलिए क्या नाम आएगा? बूंदी की पहाड़ियां। यहां पर बहती है बीच में कौन सी नदी? चंबल नदी। नदी बहती है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नदी निर्मित मैदान। और ये बच गया, ये अर्धचंद्राकार क्षेत्र बचता है। कैसा क्षेत्र बचता है? अर्धचंद्राकार। तो विंध्यन कगार के कितने हिस्से हो गए? और 3। बूंदी की पहाड़ियां, नदी निर्मित मैदान और अर्धचंद्राकार। एग्जाम में ये नहीं, एग्जाम में दक्कन ट्रेप के 3 हिस्से आते हैं। यहां पठार है, दक्कन ट्रेप का पठार है। ये क्या है? पठार। पठार होगा तो ऊंचा होगा, शाहाबाद उच्च भूमि। यहां पर झालावाड़ उच्च भूमि। इंपॉर्टेंट है ये वाला हिस्सा कि हाड़ौती के पठार का ये हिस्सा कौन सा हिस्सा है? दक्षिणी पश्चिमी। ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता है, और इसका नाम है डग गंगाधर उच्च भूमि। डग गंगाधर उच्च भूमि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? अभी 6 नाम लिखे हमने, 3 विंध्यन में, 3 दक्कन में, लेकिन एग्जाम के लिए मैंने कह दिया ये एक नाम अच्छे से याद रख लेना, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। इसका दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा क्या कहलाता है? दक्कन। ये डग गंगाधर का मैदान, या डग गंगाधर उच्च भूमि, या डग गंगाधर का मैदान। तो ये हो जाता है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। यही बातें सारी बस आगे रिटर्न में आपको लिखी हुई मिल जाएगी। विंध्यन कगार भूमि, दक्कन का लावा पठार, डांग की रानी, और ये जो भूमियां लिखी थी 6 की 6, बूंदी की, अर्धचंद्राकार, नदी निर्मित, शाहाबाद, झालावाड़, डग गंगाधर, ये बस रिटर्न में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और एक चीज थी, इनमें सबसे पहले 4 भाग थे, इनमें निर्माण का क्रम सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? 1 नंबर पर अरावली, 2 नंबर पर पठार बना था, 3 नंबर पर मैदान, और 4 नंबर पर मरुस्थल। यानी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण का क्रम जो पूछे तो वो ये है। तो ये यहां पर हो जाता है हमारा भौतिक प्रदेश का हिस्सा कंप्लीट। लास्ट वालों में नक्शे ये बस। ठीक है, आज के लिए इतना ही।